सो अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि स्निच ने अपना एक नया ऑफलाइन स्टोर स्टार्ट कर दिया है, और ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि ज़ारा ने अपना सीपी वाला स्टोर ही बंद कर दिया है। तो ये लोग कौन डिसाइड करता है कि ये स्टोर बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कंपनी का रेवेन्यू डाउन जा रहा है तो उसका रियल रीज़न क्या है? तो आज का जो पॉडकास्ट है वो इसी के ऊपर होने वाला है, वो है बिजनेस एनालिस्ट, कि एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है किसी भी कंपनी में, और ऐसी क्या पावर होती है बिजनेस एनालिस्ट में कि वो इन फ्यूचर जाके एक कंपनी का सीईओ भी बन सकता है। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको लोगों के इमोशंस को भी समझना पड़ता है। तो ये कुछ 3-4 लिमिटेशंस है जिसकी वजह से डेफिनेटली अभी ChatGPT हेल्पफुल है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए, बट अभी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। खास रियलिटी अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूँ, दे डू लुक एट कॉलेज एंड मार्क्स। तो अगर आप टियर 3 से हो तो आप डायरेक्टली आप बेन के लिए, मैकेंजी के लिए, BCG जो टॉप कंपनीज हैं इनके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप बहुत इंट्रोवर्टेड हो, आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाते मीटिंग्स में या फिर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, तो हाँ, फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। इस पॉडकास्ट के लिए पूरा यूट्यूब छान मारा कि सबसे एक्सपर्ट या सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल किसके ऊपर किसने बनाया है, कौन इस चीज़ पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो मुझे ये ऋतिक का ही चैनल दिखा और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। तो आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि वो आए हैं, इसमें टाइम निकाला इस चीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच ऋतिक, एंड वेलकम टू प्लान वी विद स्वाति। Thank you so much, Swati. I'm super excited for this podcast and thank you for this amazing intro. So let's get started. सो जैसे मैंने बताया कि स्निच की, जैसे अभी स्निच का 1,000 करोड़ का रेवेन्यू होने वाला है बाय 2026। तो जैसे वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो उसके पीछे क्या बिजनेस एनालिस्ट की स्ट्रैटेजी होती है, या अगर हम कोई जानना चाहे कि बिजनेस एनालिस्ट करता क्या है, उसका काम क्या होता है, तो वो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि व्हाट इज बिजनेस एनालिस्ट वर्क या प्रोफाइल। श्योर। आई थिंक काफ़ी हद तक आपने आइडिया दे ही दिया है, बट एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। और वो कुछ भी हो सकती है, राइट? अगर किसी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, किसी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है, किसी को प्रॉफिट इंक्रीज करवाने किसी बिजनेस को, या एक्सपैंड करना है, जैसे अभी आपने स्निच का एग्जांपल दिया, उस केस में उनको बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो कौन सी सिटीज़ में स्टोर्स खोलने चाहिए, क्या एरिया होना चाहिए, कौन के टारगेट ऑडियंस है, राइट? कौन से एरिया में वो स्टोर्स खुलेंगे, ये सारी चीज़ें एक बिजनेस एनालिस्ट ही डिसाइड करता है। और सिर्फ इसी तक लिमिटेड नहीं है, ये एक बिजनेस प्रॉब्लम है, बट और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कोविड में बहुत सारी कंपनीज का रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया था, तब एक कंपनी बिजनेस एनालिस्ट को हायर करती है, उनकी हेल्प लेती है कि हाउ दे कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स पे एक बिजनेस एनालिस्ट काम करता है। अब यूजुअली बिजनेस एनालिस्ट दो डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट की भी काफी टाइप्स होती है, बट यूजुअली दो टाइप्स होती है। एक होता है बिजनेस एनालिस्ट जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता है, और एक होता है बिजनेस एनालिस्ट जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता है। तो पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जैसे स्निच का आपने एग्जाम्पल लिया, या फिर ओयो हो गया, या फिर आईफोन हो गया। उसमें एक बिजनेस एनालिस्ट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ और मैं स्निच के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम सिर्फ उनके बिजनेस को हैंडल करना होगा, राइट? बट अगर हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें, तो एक बिजनेस, उसमें एक बिजनेस एनालिस्ट डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स पे काम करता है। जैसे आई वाज वर्किंग इन बेन एंड कंपनी, सो दैट्स अ कंसल्टिंग फर्म। उसमें जो भी क्लाइंट्स होते थे हमारे, उनकी बिजनेस प्रॉब्लम पे हम काम करते थे। तो वो क्लाइंट कुछ भी हो सकते थे। इन एट द एंड वो क्लाइंट कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईफोन है, एप्पल है, एंड दे हैव देयर ओन बिजनेस एनालिस्ट टीम, उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहे कुछ, तो वो कंसल्टिंग फर्म्स के पास जाते हैं। तो उनके बिजनेस एनालिस्ट फिर हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज होती है, राइट? तो ये दो डिफरेंट कंपनीज होती है जिसमें एक बिजनेस एनालिस्ट काम करता है। बट अगर मैं कोर की बात करूँ, तो उनका काम यही होता है, एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके। और बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी कितनी होती है, वो मैक्सिमम कितना तक अर्न कर सकता है? देखो, एक बिजनेस एनालिस्ट ना डिपेंड करती है सैलरी, डेफिनेटली डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल्स पर। ठीक है, अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ इंडिया में, तो दैट्स अराउंड 8 लाख रुपीज पर एनम। तो ये एक एवरेज एज अ सैलरी थी बिजनेस फ्रेशर एनालिस्ट अगर की। कोई करता है तो? क्या चीज? बिल्कुल, एज अ फ्रेशर अगर कोई ज्वाइन करता नहीं, है ये एज अ फ्रेशर तो? नहीं, एक एवरेज सैलरी है। तो एज अ ओके। फ्रेशर ऑब्वियसली डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ, तो इट कैन बी बिटवीन 5 to 6 LPA। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, एंड इट कैन गो अप टू 1 करोड़ ऑल्सो। एंड दैट्स मतलब एज अ बिजनेस, यू स्टार्ट एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो यूजली कोई भी फ्रेशर होता है बिजनेस एनालिस्ट की तरह ही स्टार्ट करता है। देन विद टाइम उनका प्रमोशन होता है, दे बिकम एसोसिएट मैनेजर, राइट? दे बिकम पार्टनर, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर एज वेल।
राइट। तो बिजनेस एनालिस्ट यूजुअली एक फ्रेशर की होती है जॉब, या फिर 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ एक बंदा बिजनेस एनालिस्ट बनता है। एवरेज सैलरी होती है 8 लाख रुपीज पर एनम इंडिया में, ठीक है। एंड जो मैं रेंज बताता हूँ वो बिजनेस एनालिस्ट की होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 6 LPA टू इट कैन रीच 1 करोड़ ऑल्सो, राइट। ओके। ओके। और अगर कोई इसको कंसिडर करता है तो उसके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? एमबीए होना ज़रूरी है कि, या फिर चलेगा? तो देखो मैंने या भी एमबीए नहीं करी, तो ऐसे ज़रूरी तो नहीं है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव वन। तो अगर आपने एमबीए किया है तो आपको हेल्प ही करेगा वो चीज़। और आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो। लिटरली मैंने भी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद मैं बिजनेस एनालिस्ट बन गया था। तो यूजुअली अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे ज़्यादातर बिजनेस एनालिस्ट जॉब का, तो आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो। बट ऑब्वियसली कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं अगर आपने एमबीए किया है, या फिर आपने एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ किया है, या फिर आपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ किया है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है। बट ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि यू हैव टू बी फ्रॉम एनालिटिक्स बैकग्राउंड ओनली, यू कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। ओके, जैसे आपका एग्जांपल ही लेके चलते हैं। जैसे आपने बताया कि आप इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में थे, देन आप कैसे शिफ्ट हुए फिर बिजनेस एनालिस्ट के थ्रू, और क्या रोड मैप आपने चुना उसके लिए? राइट राइट। तो यार जैसे मैंने बताया मैं बीटेक कर रहा था, और मेरे को 3rd-4th ईयर में रियलाइज हो गया था कि मेरे को कोडिंग में नहीं जाना। अब यूजुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है कि सब लोग कोडिंग के पीछे पड़े रहते हैं, कोडिंग से हाई पैकेजेस वगैरह ज़्यादा मिलते हैं। बट मैंने डिसाइड किया कि मेरे को नॉन कोडिंग जॉब में जाना है, ठीक है। तो मैं फिर ऑप्शंस ढूंढने लग गया कि कौन कौन से ऑप्शंस है। मेरे को तब पता चला कि एक बिजनेस एनालिस्ट की भी प्रोफाइल होती है, स्पेशली कंसल्टिंग फर्म्स में होती है, एंड दे हायर इंजीनियर्स ऑल्सो, और डिफरेंट बैकग्राउंड से भी वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको कोडिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब मेरे को ये चीज़ पता चली, पहले सबसे पहले कि आपको अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, उसके बाद प्रॉपर मैं आपको रोड मैप बताता हूँ क्या होता है। लाइक मेरे लिए क्या था, सबसे पहले मैंने अपनी बिजनेस एक्यूमेन को इंक्रीज किया, राइट। क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो तो दे जस्ट वांट टू सी योर बिजनेस एक्यूमेन, क्योंकि उनको पता है कि एक फ्रेशर के पास शायद इतने अच्छे स्किल्स ना हो, राइट। बट बिजनेस एक्यूमेन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने बिजनेस केस स्टडीज सीखी, पढ़ी, यूट्यूब पर देखी, और खुद से भी प्रैक्टिस करी। तो एक बुक है बहुत अच्छी इसके ऊपर, केस इन पॉइंट, ठीक है। तो वो बुक मैंने परचेज करी, मेरे को अपने सीनियर से पता चला था। तो वो बुक से मैंने काफ़ी केस स्टडीज, बिजनेस केस स्टडीज के बारे में जाना। यूट्यूब पर मैंने बहुत वीडियोस देखी। तो जैसे एक आई एम लखनऊ का चैनल है, वो बहुत अच्छे से अब तो शायद इतना एक्टिव नहीं है, बट बहुत अच्छे से उन्होंने बिजनेस केस स्टडीज की वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। फिर मैंने थिंक स्कूल टाइप चैनल्स देखे जो बहुत डिटेल बिजनेस के स्टडीज बनाते हैं। तो वहां से मेरे पास थोड़ा बहुत बिजनेस एक्यूमेन आया, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज होती है, वो होता है गेस्टिमेट्स। तो गेस्टिमेट्स बिजनेस कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है ज्यादातर। तो बहुत रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाउ मेनी कैमराज आर देयर इन दिल्ली। सो ऐसे टाइप के गेस्टिमेट्स के क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपरली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई है गेस्टिमेट्स और बिजनेस केस स्टडीज के ऊपर। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, सो दैट मेरे को थोड़ा बिजनेस एक्यूमेन मेरा इंक्रीज हो, मेरे को थोड़ा आइडिया लगे कैसे बिजनेसेस चलते हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस कीवर्ड सीखे। तो वो था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट टू गेट इनटू दिस फील्ड। उसके बाद मैंने फिर हार्ड स्किल्स भी सीखे, क्योंकि सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बट उसके बेसिस पर आपको जॉब नहीं मिलती, कुछ हार्ड स्किल्स भी सीखने पड़ते हैं। अब इसमें हार्डकोर कोडिंग तो नहीं है, बट ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्योंकि जितने भी डिसीजन एक बिजनेस एनालिस्ट लेता है वो दोज आर बेस्ड ऑन डेटा। और उस डेटा को उसमें से इंसाइट निकालने के लिए वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। तो सबसे पहली चीज़ है मैंने एक्सेल सीखा, क्योंकि किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में चले जाओ, कोडिंग नॉन कोडिंग, एक्सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एडवांस एक्सेल सीखा, उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इफ एल्स, फॉर्मूलाज रखना, ये सब कुछ सीखा था। उसके लिए भी सब ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब से सीखा आपने? हाँ, यूट्यूब से मिल गया था मेरे को ट्यूटोरियल्स पॉइंट, काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट बनाता है, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को प्रॉपर प्लेलिस्ट है उनके एक्सेल के ऊपर, तो एक्सेल मेरे को इजीली मिल गया था। फिर मैंने सीखा टैबलो, ठीक है। टैबलो है, पावर भी, आप इनमें से कोई भी एक सीख सकते हो, मैंने टैबलो सीखा था। अब टैबलो का क्या है कि आपको ट्यूटोरियल्स थोड़े बेसिक लेवल के मिलते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ से मैंने थोड़े बेसिक लेवल का सीखा। बाकी मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए इतना नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैंने हाँ बेसिक लेवल टैबलो सीख लिया था, और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिए थे। एंड थर्ड चीज़ इज, और मैंने पावर पॉइंट वगैरह सीखा, क्योंकि कंसल्टिंग में पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 चीज़ें सीखी, ये मेरा मतलब रोड मैप था, ठीक है। इसके अलावा एसक्यूएल भी होता है,
एसक्यूएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल काफ़ी कंपनीज मांग रही है, बट टू बी ऑनेस्ट जब मैं कॉलेज में था मैंने नहीं सीखा था, बट अब काफ़ी कंपनीज फ्रेशर के लिए एसक्यूएल भी मांग रही है, ठीक है। तो यूजुअली ये 4 सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑल्ट्रिक्स भी होता है, कुछ कंपनी ऑल्ट्रिक्स और जीरा भी मांगती है, बट फ्रेशर से पाइथन भी सुना है मैंने काफी, क्या चीज़। कि पाइथन पाइथन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो मैंने यार काफी मैं आई एक टेल यू द बहुत। थिंग इज कि ये 3-4 हम्म। सॉफ्टवेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोग ना कंफ्यूज करते हैं बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट के बीच में, तो अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो पाइथन तो मतलब 110% रिक्वायर्ड होती है। बट काफी बहुत कम कंपनीज है जो बिजनेस एनालिस्ट के अंदर पाइथन मांगती है, राइट। तो अभी भी अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे लिंक्डइन पर, तो बहुत कम कंपनीज है जो पाइथन मांगती है, क्योंकि कुछ कंपनीज का क्या होता है, दे वांट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो बिजनेस एनालिस्ट भी हो और डेटा एनालिस्ट के भी स्किल्स हो उसके पास, ठीक है। राइट। 95% जॉब में पाइथन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एनालिस्ट, बट ऑब्वियसली 5% कंपनीज डू आस्क फॉर पाइथन। और अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो 110% रिक्वायर्ड होता है। तो इस चीज़ में भी काफ़ी लोग ओके। कंफ्यूज करते हैं। मेरे को बेसिक पाइथन आते हैं, बट ये 3-4 सॉफ्टवेयर मैंने सीखे, केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स सीखा प्रॉपरली, फिर एक अपना अच्छे से रेज्यूमे बनाया। मैंने कॉलेज में 2-3 इंटर्नशिप्स भी की थी और काफ़ी कंपटीशन में भी पार्ट लिया था, बिकॉज एज अ फ्रेशर ना उनका माइंडसेट होता है, दे वांट समवन हु इज सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड नोज बेसिक्स ऑफ बिजनेस, राइट। क्योंकि ओके। फ्रेशर से वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके स्किल्स बहुत हाई लेवल के होंगे। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, देन समवन माइट एक्सपेक्ट कि आपके जो स्किल सेट है या जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज है वो एडवांस लेवल पर है, बट फ्रेशर को इतना एक्सपेक्ट नहीं करते वो। तो मैंने 3-4 सॉफ्टवेयर सीखे, उसके साथ साथ अपने बिजनेस एक्यूमेन को इंक्रीज किया, एंड मैंने अपना रेज्यूमे बहुत अच्छे से बनाया, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज में अगर आपकी सिलेक्शन पे एक क्राइटेरिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रेज्यूमे के ऊपर ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो ओके, रेज्यूमे बनाना आपने सीखा कहाँ से, मतलब उसको उनकी कहाँ पे क्या लिखना है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है तो उसको किस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो उसमें फिर क्या लिखे हम लोग। यार मेरे पास, मैं वही कहा कि मेरे पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में लिखा था। 2 इंटर्नशिप्स मैंने की थी, तो वो लिखा था। एकेडमिक्स के बारे में लिखा था, कौन सी फील्ड्स में कितना स्कोर किया मैंने, वो सब। और प्रोजेक्ट्स डाले थे कुछ। फिर अगर कॉलेज में होते हो तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है, सो सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया था, डिबेटिंग सोसाइटी, एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी। देन एमयूएन्स बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं कॉलेजेस में, स्पेशली ड्यू में, तो उनमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने रेज्यूमे में ऐड करी थी। ऑब्वियसली उस टाइम पर मेरे पास ओनली सोर्स ऑफ गाइडेंस मेरे सीनियर्स ही थे, तो उनसे मैंने थोड़ी हेल्प ली थी कि रेज्यूमे थोड़ा बता दो कैसे क्या बनाना है, और ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करी थी अपने रेज्यूमे में। और काफ़ी लोगों को, जैसे आई ऑलमोस्ट गेट 10-20 ईमेल्स ऑन दिस कि मेरा रेज्यूमे फीडबैक दे दो। और काफ़ी लोगों को ना रेज्यूमे हम्म। ही बनाना नहीं आता प्रॉपरली। तो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली। दैट्स अ थिंग अ लॉट ऑफ पीपल आर लैकिंग, कि रेज्यूमे प्रॉपरली नहीं बनाते बनाते हैं, और टेम्पलेट भी पता नहीं कौन से यूज़ करते हैं, कैनवा का कोई उठा लेते हैं। अब तो तो चैट जीपीटी आ गया, अब तो सब उससे लिखवा हाँ, लेते अभी हैं। मैं रिसेंटली बता देता हूँ। तो मेरे पास एक रेज्यूमे आया, एंड दिस गर्ल शी वाज ट्राइंग टू स्विच, तो वो जॉब स्विच करने की कोशिश कर रही थी। तो उसका पूरा रेज्यूमे मैंने लिटरली पढ़ा 1-2 मिनट में, और पूरा पता चल रहा था कि चैट जीपीटी से बनाया हुआ है। तो दैट्स ऑल्सो बिग रेड फ्लैग। आपको अपने कुछ तो इनपुट्स डालने पड़ेंगे। आप चैट जीपीटी से फर्स्ट ड्राफ्ट बना लो, उससे थोड़ी हेल्प ले लो, बट पूरा रेज्यूमे आप चैट जीपीटी से नहीं बनवा सकते, क्योंकि सारे रिक्रूटर्स को पता चल जाता है एक बार रेज्यूमे देखते कि ये चैट जीपीटी से बना हुआ है प्रॉपर। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट बना लो, आइडिएशन ले लो, बट प्रॉपर चेपो मत, ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो चैट जीपीटी से। कुछ वर्ड्स होते हैं जो चैट जीपीटी यूज करता है, जैसे डेल या इस तरह के वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं, तो वो पता चल जाता है देखते कि ये चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ हाँ, फॉर्मेटिंग और वर्ड्स देख के पता चल जाता है चैट जीपीटी से है। बनाया हाँ। हुआ है, और फिर रिजेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स है जो कोई बहुत लोग कॉमनली कर रहे हैं आजकल, बट नहीं करनी चाहिए। और आई थिंक मैंने भी काफ़ी उसको रेज्यूमे को चेंज करवाया, उसके बाद काफ़ी लोगों की जॉब भी लगी है। तो कुछ ओके। मिस्टेक्स अगर लोग अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली उनके रेज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, कोई वीडियो है आपकी स्पेसिफिक या बहुत ज्यादा डेडिकेटेड वीडियो रेज्यूमे के ऊपर, हाँ, कि तो किस मैंने तरह से क्या यूट्यूब लिखना पर चाहिए। बनाई हुई है एक डेडिकेटेड वीडियो आप रेज्यूमे के ऊपर। मुझे लिंक दे देना सबके, मैं आपको मैं लिंक दे डिस्क्रिप्शन दूंगा। में ऐड कर हाँ, वो दूंगी। आप डाल हम्म। सकते हो। बाकी मेरा एक एनालिस्ट क्लब भी है जहाँ पर आई गिव पर्सनल गाइडेंस टू पीपल हु वांट टू बिकम अ ओके। बिजनेस एनालिस्ट और गेट इनटू कंसल्टिंग फर्म। तो वहाँ पर मैं बहुत हाँ। रेगुलरली रेज्यूमे के फीडबैक्स देता रहता हूँ। तो अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सबको मैं रेज्यूमे फीडबैक्स दूँ, बट जितने भी मेरे
एनालिस्ट क्लब के मेंबर्स हैं उनमें तो हम लोग काफ़ी रेगुलरली वीकेंड्स वगैरह पर रेज्यूमे के रिव्यू और फीडबैक्स करते रहते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब पर, वो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। हाँ, कम्युनिटी का भी लिंक दे देना, मैं सब ऐड कर लूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, जैसे हम चैट जीपीटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एआई का कुछ हो सकता है क्या खतरा कि बिजनेस एनालिस्ट का भी काम एआई कर दें, ऐसा कुछ? देखो, एआई डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए, बट ऐसा नहीं है कि बिजनेस एनालिस्ट को ही रिप्लेस कर देगा। क्योंकि जब भी हम एक बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो हम 100 चीज़ें देखते हैं जो अभी चैट जीपीटी फिलहाल नहीं कर पा रहा है। चैट जीपीटी वो वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर पा रहा है जिसमें आप डेटा में से कुछ इंसाइट्स निकालने हो, उसमें फिर भी अच्छा है, बट उसमें भी लिमिटेशन है। क्योंकि जो डेटा होता है वो भी अप टू डेट नहीं होता चैट जीपीटी के पास, वो भी 1 साल पुराना होता है, कुछ महीने पुराना होता है, तो उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। जैसे कोविड आ गया तो चैट जीपीटी आपको प्रॉपरली डिसाइड करके बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे उसने कभी कुछ फेस ही नहीं किया, राइट? तो उसमें आपके इंस्टिंक्ट्स एंड आपका एक्सपीरियंस काम आता है। फिर बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो कंपनी पब्लिक ही नहीं करना चाहती। अगर मेरा कुछ डेटा है, मेरा फोन नंबर, एड्रेस, मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, ऐसी कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो वो पब्लिक नहीं कर सकती, और उस पर वो चाहती भी नहीं है कि कोई एआई ट्रेन हो, राइट? वो लीक ना हो जाए डेटा। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से चैट जीपीटी रिप्लेस नहीं कर सकता अभी फिलहाल बिजनेस एनालिस्ट को। और एक और चीज़ है कि जब भी आप बिजनेस डिसीजंस लेते हो ना, तो बहुत बार फाउंडर्स को या फिर स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं होता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है, राइट, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ता है उनको कि आपने क्या खाया था, आप ढंग से सोया नहीं, मतलब बेसिकली इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। एंड वो चीज़ अभी रूट चैट कॉज क्या जीपीटी, है उसका? राइट, कॉज क्या है, तो चैट जीपीटी अभी तो नहीं कर पा रहा है कि अलग अलग लोगों को इंटरव्यू करके खुद से क्वेश्चंस बना रहे, खुद से पूछे, उनमें से निकाले इन्फॉर्मेशन, वो अभी नहीं कर पा रहा है चैट जीपीटी, राइट? और बहुत सारे डिसीजंस ना इमोशन बेस्ड भी होते हैं। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको लोगों के इमोशंस को भी समझना पड़ता है। तो ये कुछ 3-4 लिमिटेशन है जिसकी वजह से डेफिनेटली अभी चैट जीपीटी हेल्पफुल है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए, बट अभी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके, ठीक है। तो अब तक हम जो जितना मुझे समझ आया है कि अगर मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो मुझे बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, मेरा उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी होनी चाहिए, और एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, ये कुछ टूल्स हैं जो हमें सीखने हैं। और जो मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी, आपने कॉलेज से ही एक अच्छा डिबेट, जैसे आपने बताया कि डिबेट में आपने पार्ट किया था, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में आप पार्ट लेते थे, उससे आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो है वो और अच्छी हो गई। क्योंकि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको को फाउंडर, सीईओ, इनके साथ में आपको कम्युनिकेशन रखना होता है, तो एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। इतना यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है। अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई छोटे कॉलेज से है या कोई किसी बहुत ज़्यादा टीयर 3 उस कॉलेज से है, ज़्यादा अच्छा नाम नहीं है उसका, तो उसका कितना मतलब मैटर करता है वो जॉब में? अगर किसी को एमएनसी में जॉब करनी है या कहीं पे, तो वो कितना मैटर करता है कि आपने कहाँ से पास आउट हो आप? डेफिनेटली यार, तो अगर आप टीयर 3 से हो, मैं उनका भी रोड मैप बता देता हूँ। तो अगर आप टीयर 3 से, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत बड़ी कंपनीज आपको ले लेगी। उसमें एज अ फ्रेशर एंटर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक हार्श रियलिटी, अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूँ, दे डू लुक एट कॉलेज एंड मार्क्स, राइट? तो अगर आप टीयर 3 से हो तो आप डायरेक्टली आप बेन के लिए, मैकेंजी के लिए, बीसीजी जो टॉप कंपनीज हैं इनके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। उससे बेटर है यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, राइट? तो पहले सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप अपनी हार्ड स्किल्स पर फोकस करो। आप जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया उनको सीखो, उस चीज़ में आप प्रो हो, उसमें एडवांस लेवल तक आप सीखो, ठीक है? सेकंड चीज़ है, उसके साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव करो, ठीक है? सॉफ्ट स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू टॉक टू डिफरेंट क्लाइंट्स, कस्टमर्स, राइट? बिजनेस एनालिस्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों पर भी आप काम करो, और जैसे मैंने बताया सोसाइटीज़ और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट करो। तो सबसे मेन चीज़ है, अगर आप टीयर 3 से हो तो आपकी स्किल्स हाईलाइट होने चाहिए अ, अपने रेज्यूमे में, आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? फिर आप अप्लाई करो उन कंपनीज में जो टॉप पर नहीं है, बट जैसे बिग 4 हो गई है, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, उनमें फिर भी आपके चांसेस हाई हैं, राइट? या फिर बुटीक फर्म्स होती है, जैसे जेड एसोसिएट हो गई, राइट? और भी 3-4 फर्म्स है, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, या कोई स्टार्टअप है उसमें भी आप जॉब ले सकते हो। क्योंकि एज अ फ्रेशर और टीयर 3 से होने का सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये होती है कि फर्स्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? आप, क्योंकि सारी कंपनी शॉर्टलिस्ट ही इस बेसिस पे करती है कि यार कॉलेज अच्छा हो, मार्क्स अच्छे हो, इस पे शॉर्टलिस्ट कर लेती है।
तो आपको स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा और पहले ट्राई करो कि आप सीधा बड़ी कंपनीज में अप्लाई ना करो, छोटी कंपनी से स्टार्ट करो एंड वहां से फिर स्विच करते करते आप बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरा ही एक फ्रेंड था, मेरा कुलीग था बेन में, तो ही वॉज फ्रॉम एमिटी। तो एमिटी से उसने धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि वो एमिटी से सीधा बेन में लग गया, उसने धीरे धीरे करके स्टार्टअप्स वगैरह में काम किया, बुटीक फर्म्स में काम किया, एंड नाउ इज वर्किंग इन अ गुड कंपनी एट अ गुड पैकेज। तो ये एक रोड मैप होता है Tier 3 कॉलेज से अगर कोई आ रहा है तो। और तो अब जो 8 वीक्स का रोड मैप होता है कि वीक बाय वीक मुझे कैसे करना है, तो वो आप बता दीजिए श्योर। कि वीक 1 में इस तरह से आपको करना है। और इवन अगर आपको लगता है कि यूट्यूब से आप नहीं सीख सकते हैं या कोई पेड बैच या आपका भी है या अदर भी कोई आपको लगता है कि हाँ ये वाला अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, तो वो भी आप बता सकते हो इसमें। श्योर श्योर, तो मैं वीक बाय वीक बता देता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं थोड़ा वैसे ही बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ आप ऑनलाइन सीख सकते हो, कौन सी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो देखो, ओके। सबसे पहली चीज़ है वीक 1 में आपको बस बिजनेस एनालिस्ट के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ द जॉब, व्हाट इज़ द जॉब रोल, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे पहले कि एग्जैक्टली बिजनेस एनालिस्ट करते क्या है, राइट। तो वीक 1 इज जस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस टू द जॉब, राइट। वीक 2 ये में आप सोर्स भी बता दो, इसका सोर्स भी बता दो कि ये हम कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर कमेंट्स आते हैं कि मैं कहाँ से करूँ। ठीक है, तो मैं उस सोर्स सोर्स भी भी बता बता देता देंगे हूँ तो। साथ साथ, हम्म। एंड वीक बाय वीक ये भी बताता हूँ क्या क्या सीखना है, राइट। तो वीक 1 में आपका इंट्रोडक्शन वगैरह आता है। इसके लिए आई थिंक मेरा ही चैनल सबसे सही है, क्योंकि मैं काफ़ी इन डेप्थ वीडियोस बनाता हूँ, दैट हु इज़ अ बिजनेस एनालिस्ट, व्हाट इज द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये आप मेरे चैनल के थ्रू ही रोड मैप देख सकते हो, या फिर हु इज़ अ बिजनेस एनालिस्ट पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो वीक 1 तो आपका सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। वीक 2 में आता है आपकी कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच कांट बी इम्प्रूव्ड इन अ डे। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन में ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारी यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएगी, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। बट आप वीडियोस देख सकते हो, उससे आइडिया ले सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस के लिए आपको कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एमयूएन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, खुद से वीडियोस रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। फिर आता है आपका केस इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो केस इंटरव्यूज क्या होते हैं, जो बिजनेस प्रॉब्लम्स आपको दी जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। ये आपको 3rd वीक में करना है। तो इसके लिए टू जस्ट गेट योर टू इंक्रीज योर बिजनेस एक्यूमेन, आप थिंक स्कूल का चैनल देख सकते हो। तो जैसे लंच करते वक्त, डिनर करते वक्त आप वीडियोस चला सकते हो, तो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कैसी टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है। वहां से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो। वो आपको बस एक स्टेपिंग स्टोन होगा आपके लिए, वो एक स्टार्टिंग होगी आपके लिए। बाकी अगर आपको प्रॉपरली केस इंटरव्यूज देखने हैं, तो मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है। उसके अलावा आप IIM लखनऊ का भी चैनल देख सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी सारी केस इंटरव्यूज की प्रिपरेशन है। तो जैसे मतलब आजकल ना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है बुक्स पढ़ना, इसलिए मैं कुछ हम्म। यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड कर रहा हूँ, और बिजनेस केस स्टडीज़, और उसमें या मार्केटिंग भी आपका इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हो जाती है। इतनी मतलब, एक तो बुक वैसे ही लोग इतनी कम पढ़ रहे हैं, तो उससे बेटर है वीडियोज़ वगैरह देख लो। तो हम्म। थिंक स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता है। इनफैक्ट उनकी वीडियोस तो आई एम में भी प्ले की जाती है, ठीक है। उसके अलावा मेरा खुद का चैनल है, मैंने भी काफ़ी सारी केस इंटरव्यूज़ पर वीडियोस डाली हुई है। फिर IIM लखनऊ का चैनल है, और फिर 4th है केस इन पॉइंट बुक। तो ये 4 रिसोर्सेज है केस इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है गेस्टिमेट्स। वीक 4 में आते हैं गेस्टिमेट्स। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया कि हाउ मेनी कैमराज आर देयर इन दिल्ली, और हाउ मेनी फ्लाइट्स टेक ऑफ फ्रॉम मुंबई इन अ डे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मोस्टली बिजनेस एनालिस्ट के लिए, एसोसिएट या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो गेस्टिमेट्स के लिए IIM लखनऊ का चैनल, अगेन उन्होंने भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हुई है। उसके अलावा मैंने भी अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो ये 2 ही चैनल है गेस्टिमेट्स के लिए। इसके अलावा डेफिनेटली मेरे, जैसे मैंने बताया, एनालिस्ट क्लब भी है। तो उसमें हम प्रॉपर PDF भी प्रोवाइड करते हैं। वी हैव उस PDF में आपको 50+ सॉल्व्ड गेस्टिमेट्स एंड केस इंटरव्यूज मिलते हैं। तो आपको केस इंटरव्यू के लिए फिर भी ठीक ठाक वीडियोस मिल जाएगी, बट गेस्टिमेट्स काफ़ी लिमिटेड है। तो उसके लिए, इसलिए मैंने डेफिनेटली PDF डाली अपने एनालिस्ट क्लब में भी, तो वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 5th वीक में आता है आपका टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। 5th या 6th वीक ले लो, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर सीखने में। तो जैसे मैंने बताया, एक्सेल हो गया, टैबलो या पावर BI हो गया, SQL हो गया, राइट। ये 3 सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट हो गया, तो पावर पॉइंट तो चलो छोटी चीज़ है, बट ये 3 सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए एक्सेल के लिए आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट की प्लेलिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो जाके देख सकते हो।
टैबलो के लिए कुछ और क्रिएटर्स का भी मिल जाएगा, मैंने भी एक वीडियो डाली हुई है टैबलो ट्यूटोरियल के ऊपर 15-20 मिनट की, वो हो गई। सी एसक्यूएल के लिए अपना कॉलेज करके एक चैनल है उनका, काफ़ी सही है। तो अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बट एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को लगी है वो है कि लोग वीडियोस देख लेते हैं, समझ आ जाता है, बट प्रैक्टिस नहीं करते या फिर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते जो रेज्यूमे में डालने हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज लैकिंग। ऑनलाइन रिसोर्सेज तो आपको मिल जाएगी, बट ये जो असाइनमेंट्स हो गए, क्योंकि मैंने भी बहुत वीडियोस देखी, आपको बहुत वीडियोस मिल भी जाएगी, बट प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप समझ ही नहीं पाओगे सॉफ्टवेयर कैसे यूज करने हैं। तो इस चीज़ की वजह से एनालिस्ट क्लब में हम लोग प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं, हम लोग असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। वी हैव 10 असाइनमेंट्स इन ईच सॉफ्टवेयर, एंड उसके साथ साथ वी गिव प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, हम प्रोजेक्ट्स भी बनाना सिखाते हैं जो आप डायरेक्टली अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। तो सीख तो आप ऑनलाइन सकते हो, बट प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स के यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एनालिस्ट क्लब। तो ये हो गई टेक्निकल स्किल्स की बात, इसमें 2 हफ्ते लग जाएंगे आपको, तो 5th और 6th वीक हो गया। उसके बाद आता है 7th वीक में, 7th और 8th वीक में आपका आता है रेज्यूमे बिल्डिंग। तो रेज्यूमे बनाना, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने लोग मेरे को ईमेल भी करते हैं, बट रेज्यूमे बहुत कम लोगों को बनाना आता है। आई थिंक 95% लोग ढंग से रेज्यूमे बना ही नहीं पाते। ठीक है, तो कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो कैसे यूज़ कर रहे हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब एनालिस्ट क्लब में भी बताते हैं, ऑनलाइन भी आपको रिसोर्सेज मिल जाएगी रेज्यूमे के ऊपर। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो एक बार आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो फिर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, कैसे आपको टैकल करना है, कौन सी चीज़ें बोलनी है इंटरव्यू में, कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू इज बेसिकली योर सेल्स पिच, यूर सेलिंग योर सेल्फ, कि कैसे आप कंपनी के लिए एडवांटेजेस हो गए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। 8 वीक प्रॉपर आपका, ये 8 वीक्स में आप प्रॉपर रोड, इस बिजनेस एनालिस्ट रोड मैप के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, और फिर फर्म्स में अप्लाई कर सकते हो, कंसल्टिंग फर्म्स या फिर जो भी कंपनी है। सो ये कंप्लीट 8 वीक्स का आपने रोड मैप बताया, हम्म। राइट? तो मेरे को जितना पता चल रहा है वो ये है कि अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उसको ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये करियर नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ओपन टू कॉन्वर्जेशन है, एक्सट्रोवर्ट हैं, जिन्होंने कॉलेज में बहुत अच्छा किया है, डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है या थिएटर करते हैं वो किसी तरह से, तो मुझे लग रहा है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कोई इंट्रोवर्ट है या जिसको ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता या बहुत ज़्यादा शाय है, मीटिंग्स शायद वो ना बोल पाए मीटिंग्स में, तो उसके लिए मुझे लगता है अगर वो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में तो डेटा एनालिस्ट उसके लिए बेटर ऑप्शन है देन बिजनेस एनालिस्ट, राइट। तो द है थिंग ना? इज यार, मतलब आपको ऐसा भी नहीं है बहुत एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है या फिर बहुत हम्म। बोलने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर आप बहुत इंट्रोवर्टेड हो, आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाते मीटिंग्स में या फिर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, तो हाँ फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। बट वो ये, यू लर्न विद एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस, अगर आपको इंटरेस्ट है, सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, एक बार आपको इंटरेस्ट है तो जिसका इंटरेस्ट होता है वो अपने आप सीख ही लेता है चीज़ें। तो अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो तो डेफिनेटली आई वोंट रिकमेंड यू दिस जॉब, बट अगर आप मीडियोकर हो या फिर अगर आप प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट हो तो यू कैन गो फॉर दिस जॉब, बिजनेस एनालिस्ट। और अगर, हाँ, अगर आपको नहीं, आपको पसंद नहीं है इंटरेक्ट करना लोगों से, आपको प्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, आपको बैक एंड में काम करना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब। ओके। ऑल्सो बिजनेस एनालिस्ट के हम फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं या सिर्फ जॉब ही करियर है? या तो जैसे आपका बिजनेस है खुद का, या आप तो सिखा रहे हैं, आपकी कम्युनिटी है एक, ये या तो ये कर सकता है कोई या फिर जॉब कर सकता है, तो क्या फ्रीलांसिंग या अपनी फर्म भी कोई स्टार्ट कर सकता है कि वो मतलब बिजनेस एनालिस्ट का जो काम होता है उसकी सर्विस प्रोवाइड करे अदर बिजनेसेस को या स्टार्टअप्स को? राइट। तो यार देखो, बिजनेस एनालिस्ट का क्या है, तुम अपनी फर्म एज अ फ्रेशर तो स्टार्ट नहीं कर सकते फॉर श्योर, क्योंकि हाँ। इट ऑन, मतलब अगर आपने सारी स्किल्स सीख ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ आपको इंटर्नशिप्स और स्पेशली जॉब से मिलेगी। तो अगर किसी के पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो भी एक पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में, कि भाई मेरे को रियल एस्टेट में प्रॉपर एक्सपीरियंस है, या फिर मेरे को क्लोथिंग में एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल एज अ बिजनेस एनालिस्ट एक कंपनी में काम किया जो क्लोथिंग से रिलेटेड थी या फिर जो फर्नीचर से रिलेटेड थी, तब आप फिर भी सोच सकते हो फ्रीलांसिंग का, राइट। यू कैन ओपन योर स्मॉल फर्म वगैरह, काफ़ी कंसल्टिंग फर्म्स होती भी है, बट दैट ओनली आफ्टर एक्सपीरियंस। ये नहीं कि आप एज अ फ्रेशर ही खुद की फर्म खोल सकते हो, आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, आपको 5-10 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो।
कुछ क्रेडिबिलिटी आपको ओके। बनानी पड़ेगी अपनी। हम्म। ठीक है। तो मतलब इसमें है कि इनिशियली आपको जॉब ही करनी पड़ेगी, विद एक्सपीरियंस अगर आपको लगता है कि आप एक्सपैंड करना चाहते हो या आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, नहीं तो जॉब ही बेटर ऑप्शन रहेगा फॉर इनिशियल। राइट राइट, इनिशियली अगर आप ओके। फ्रेशर हो तो आपको पहले जॉब करके सीख लेना चाहिए उस इंडस्ट्री के बारे में। इनफैक्ट आप बहुत कॉमनली देखोगे जितने भी काफ़ी लोग जो सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रहे हैं वो काफ़ी कंसल्टिंग फर्म से भी आते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जोमेटो का जो फाउंडर है दीपिंदर गोयल, तो ही हैज़ वर्कड इन बेन, उन्होंने शायद 3-4 साल बेन में काम किया था, राइट। अंकुर वारिकू है, ही वॉज ऑल्सो इन अ कंसल्टिंग फर्म। अक्षय श्रीवास्तव है, राइट। इंदिरा नूई है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं फेमस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई एम श्योर और भी लोग होंगे जिन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस रन किए हैं, बट उनके बारे में शायद काफ़ी लोगों को पता ना हो। बट ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने कंसल्टिंग फर्म्स में पहले काम किया था एज एन एनालिस्ट एसोसिएट, वहां से उनको एक्सपीरियंस आया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट, या फिर नेटवर्किंग की जो स्किल है, वो स्किल आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट अच्छी तरीके से सीख पाते हो व्हेन कंपेयर टू एनी अदर जॉब। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है लोगों के लिए, इसलिए बहुत लोग कंसल्टिंग के बाद खुद का बिजनेस भी खोल लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज हो जाती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, नेटवर्किंग हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ऐसे एग्जांपल से आप बता पाओ कि या कोई एक हम सिनेरियो क्रिएट कर दें कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो, तो आप किस तरह की कॉन्वर्जेशन होती है, या एक इनसाइडर लुक टाइप हम उसमें देख पाए कि किस तरह से बेसिकली काम करता है एक बिजनेस एनालिस्ट, क्या तरीका होता है उसका, थोड़ा सा एक मतलब डे टाइप सम दिखा पाए कि ठीक है। ये ठीक है, अप्रोच पहले मैं होती एक है। बिजनेस प्रॉब्लम बता देता हूँ कि मतलब कैसे टाइप की बिजनेस प्रॉब्लम होती है। बहुत ही, वैसे तो बहुत हाई एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है जो बहुत लोगों के लिए शायद समझ भी ना पाए, बट मैं एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से और बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक च्युइंगम कंपनी की ओनर हो, फाउंडर हो, आपकी कंपनी है च्युइंगम से रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लोग अच्छे से बेटर समझ पाए तो सेंटर फ्रेश ले लेते हैं। आप सेंटर फ्रेश के ओनर हो, ठीक है। अब आपने च्युइंगम्स लगा अपनी शॉप्स में डाल दिए च्युइंगम, बट आपकी सेल्स नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपकी ये नई कंपनी है और आपकी सेल्स हो ही नहीं रही है, तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट के पास आओगे कि यार मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था च्युइंगम एंड वहाँ की सेल्स ही नहीं हो रही है, तो कैन यू हेल्प मी विद दैट, ठीक है। तो फिर हम लोग आपका डेटा, सबसे पहले आपसे डेटा मांगेंगे कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइसिंग है, कहाँ पर आप सेल कर रहे हो, ठीक है। क्या आपकी स्ट्रैटेजीज हुई हैं अभी तक, राइट, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपने कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को कौन कौन सा प्रोडक्ट दिया है, कौन कौन से सिटीज में जा रहा है। तो ये जो इतना भी डेटा है वो आप हमें पहले अपनी कंपनी का दोगे, राइट। फिर हम उसको स्टडी करेंगे कि पहले, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मार्केट क्या है, च्युइंगम की मार्केट क्या है, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है आपके, बबल गम और भी जितने भी हैं, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं आपके। और फिर हम आपके प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे कि आपका जो च्युइंगम का प्रोडक्ट है क्यों नहीं बिक रहा, बाकी लोगों को कैसे बिक रहा है, क्योंकि च्युइंगम तो ऐसी चीज़ है हर बंदा मतलब यूज़ कर ही लेता है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ी होती है च्युइंगम की, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, बुढ़े भी खा लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम पूरा उस पर इंसाइट्स निकालेंगे। और फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इंसाइट्स आई कि आप अपनी च्युइंगम महंगी बेच रहे हो, सारे कॉम्पिटिटर्स 1 रुपए की बेच रहे हो, आप 2 रुपए की बेच रहे हो, ठीक है। तो हम ये एक इंसाइट हो सकता है कि आपका एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा एक इंसाइट हो सकता है कि आपकी शायद पैकेजिंग अच्छी ना हो, आपने ढंग से इतनी वाइब्रेंट कलर्स ना हो जो प्रॉपरली दिख रहा हो या फिर ना दिख रहा हो, जिसकी वजह से आपकी सेल्स बहुत डाउन जा रही है, क्योंकि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। तीसरा हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट सही नहीं है। तो जब हम ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप शॉप में जाते हो तो जो काउंटर होता है वहां पर होती है च्युइंगम्स, कहीं और शेल्फ में नहीं होती, पीछे पीछे। तो हो सकता है आपकी च्युइंगम कहीं पीछे पड़ी हो, लोगों को दिख ही ना रही हो, वो उसी को उठा के अगर आप शेल्फ पर डाल दो, तो किसी ने 99 रुपीज का कोई सामान लिया तो 1 रुपए में आपकी च्युइंगम भी ले लेगा। तो ये कुछ इंसाइट्स होते हैं काउंटर पे, मतलब इसको प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये कुछ इंसाइट्स होते हैं। हम मार्केट को स्टडी करते हैं, हम प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, हम लोग फाउंडर से पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने करी है, क्या क्या आपके मूव्स रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। उन सब चीज़ों को स्टडी करके उसमें से इंसाइट निकाल के फिर हम एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि ये मार्केट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, एंड डेफिनेटली आपको आगे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमारी सिर्फ कंसल्टेशन की होती है कि हम बस बताते हैं कि दीज आर द थिंग्स यू कैन डू, इम्प्लीमेंटेशन फिर कंपनी के ऊपर होता है।
ओके, ये सुनने में जितना इजी लग रहा है, मैं चाहती हूँ आप ये बताओ कि कितना डिफिकल्ट है ये काम करना। हाँ, सुनने तो में ऐसा अब लग रहा है कि सब ये मैंने बताना ही तो आपको है कि ये कर दो। ओवरव्यू दे दिया है कि ये काम होता है, हाँ। बट अब एग्जैक्टली करते क्या हम लोग लैपटॉप खोल के क्या काम होता है, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। सुनने में ये फैसिनेटिंग लग रहा है, बट हाँ, हाँ। एग्जैक्ट, तो हाँ। सबसे पहले आपकी मीटिंग होती है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास डेफिनेटली आपके जो टीममेट्स होते हैं वो सीनियर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो देर विल बी समवन विद 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, देर विल बी समवन विद 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस, फिर फ्रेशर्स होते हैं कुछ, तो ऐसे एक टीम बनती है, राइट। तो ऐसा नहीं होता सिर्फ एक बंदे को पूरी कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स दे देते हैं। यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द केस 5 से 10 लोग होते हैं एक केस के ऊपर। तो जैसे च्युइंगम वाली प्रॉब्लम ले ली, तो मैं एक पहले सीनियर बंदा होगा उस केस पर, केस बोलते हैं जो भी बिजनेस प्रॉब्लम होती है उसको हम केसेस बोलते हैं। तो एक बंदा होगा जिसको 10 years प्लस का एक्सपीरियंस है, जो आप शायद आपके कॉम्पिटिटर को भी हेल्प कर चुका है। तो अगर आप सेंटर फ्रेश हो सकता है उसने किसी बबल गम या किसी और कंपनी के साथ काम किया हुआ है, या फिर उसको इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, FMCG इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो वो एक बंदा होगा। फिर उसके अंडर होंगे 2-3 मैनेजर्स जिनको 2-3-5 साल का एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री में, उससे रेलिवेंट इंडस्ट्री में। फिर 1-2 फ्रेशर्स होंगे। तो ऐसे एक टीम प्रॉपर बनाई जाती है 5 से 10 लोगों की, डिपेंडिंग ऑन द केस। उसके बाद अब मेरा क्या काम होगा एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मैं पहले सुबह उठूंगा, लैपटॉप खोलूंगा, फिर मीटिंग होती है, उसमें डिस्कशन होता है कि कल क्या हुआ था, आज क्या करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बहुत, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हो तो बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं कि क्या डेटा मिला है, कहाँ से क्या डेटा मिला है, कौन सी इनसाइट्स पता चली है। तो बहुत रेगुलरली मीटिंग्स होती है आपकी। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करूँ आपके वर्क को, तो सबसे पहला काम होता है डेटा कलेक्ट करना। तो हमने कंपनी से डेटा लिया है, फिर बहुत सारी एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं। रॉयटर्स होता है, थॉमस थॉमस करके एक और वेबसाइट है, थॉमस रॉयटर्स, और 2-3 और एनालिस्ट रिपोर्ट्स होती है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी पब्लिश करती है। जैसे एक्सेंचर पब्लिश करती है अपनी एनालिस्ट रिपोर्ट, डिलॉयट काफ़ी एनालिस्ट रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो उन रिपोर्ट्स को पढ़ना, किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना, राइट। बहुत कंपनी जो पब्लिक होती है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है। फिर आपकी जो आपने हमें डेटा प्रोवाइड किया उनको पढ़ना, राइट। तो उन सारे नंबर्स को पढ़ के एक्सेल में भी काफ़ी बार, मतलब ऑब्वियसली डेटा एक्सेल में होता है, उसमें से भी हम फॉर्मूलाज निकालते हैं कि कितनी % की ग्रोथ हुई है, राइट, या फिर कहाँ पे डिप्स आ रहे हैं, राइट। वो सारे फॉर्मूलाज लगा के हम एक्सेल देखते हैं और ये सारी एनालिस्ट रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं। सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम निकालते हैं इसमें से इनसाइट्स, कि जैसे मैंने आपको एक इनसाइट बताया कि बाकी लोग हो सकता है 1 रुपये की बेच रहे हो, आप 2 रुपये की बेच रहे हो। तो ये सारे इनसाइट्स निकाल के उन प्रॉपर डेटा में से रिसर्च करके हम इनसाइट्स निकालते हैं कि ये हैं हमारे 10-15-20 इनसाइट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से रेलिवेंट है आपके प्रॉब्लम के लिए एंड क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर हम बनाते हैं प्रॉपर PPTs। तो उसमें प्रॉपर स्टोरी लाइन होती है, पूरा बताते हैं ये बिजनेस प्रॉब्लम है, ये मार्केट है, और फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं स्टेक होल्डर्स या फिर जो भी फाउंडर है उसको। तो ये डे टू डे वर्क होता है हमारा यूजुअली। हाँ, अब डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ हाँ, तो इसमें अब लग रहा डिफिकल्टियाँ है। सबसे ज़्यादा आती है डेटा में। डेटा, क्योंकि डेटा बहुत ख़राब भी होता है। जैसे अगर जब मैं किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो चाइनीज़ लोग हमेशा अपनी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है कंपनी की, वो चाइनीज़ में ही पब्लिश करते हैं। तो उसमें से डेटा निकालना बहुत अच्छा। टफ हो जाता है। ठीक है, वो ना इंग्लिश में हम्म। करते हैं ना वो किसी और लैंग्वेज में करते हैं, वो सिर्फ चाइनीज़ में ही करते हैं। तो उसमें से हमें ट्रांसलेटर से निकाल निकाल के पूरा लाइबिलिटीज रेवेन्यू वगैरह निकालना पड़ता था। या फिर बहुत बार डिफरेंट कंपनीज का डेटा निकालने के लिए उनकी एनुअल रिपोर्ट सर्च करनी पड़ती थी, उसमें से निकाल के फिर अपने डेटाबेस में डालना पड़ता था। ठीक है, और फिर फॉर्मूलाज डालने जो भी हमें कैलकुलेट करना है, बहुत बार एक्सेल में वो फॉर्मूलाज ढंग से नहीं लग रहे होते थे, कुछ ना कुछ एरर आ जाता था, तो उसमें बहुत दिमाग ख़राब होता था। फिर ब्रेन बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों में टाइम लग जाता है। फिर PPTs बनाना, उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी डेटा गलत नहीं होना चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, एक स्टोरी लाइन बननी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए PPTs के बीच में प्रेजेंट करना। तो हाँ, उसमें वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, हेक्टिक हो जाता है। ओके, तो मेरा फाइनल क्वेश्चन यही है कि क्या बिजनेस एनालिस्ट एक बेटर प्लान भी ऑप्शन है? यार मतलब प्लान बी नहीं, प्लान ए ही बोलूँगा मैं तो, कि प्लान अगर है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ में, किसी को फ्यूचर में बिजनेस करना है या फिर खुद का रिस्क भी नहीं लेना है कैपिटल, जैसे मेरे को इंटरेस्ट था हमेशा बिजनेस करने में, कॉलेज से मेरे को इंटरेस्ट था कि भाई मेरे को खुद का कुछ बिजनेस करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस मैंने काफ़ी देखे, तो मेरे को बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पर देखो आप MBA करने जाओगे, 25-20-25 लाख रुपए दोगे। ठीक है,
एमबीए में इतना प्रॉपरली आप सीख नहीं पाओगे जितना प्रैक्टिकली एक जॉब पे सीख पाओगे, ठीक है। एमबीए डेफिनेटली नेटवर्किंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉब भी अच्छी मिल जाती है, नो डाउट, उससे पैकेज भी बेटर हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जॉब कर लो जहाँ पर आपको पैसे भी मिले और आप बिजनेस के बारे में भी सीख पाओ, आपका कुछ रिस्क भी ना हो, तो उससे बेटर क्या है। तो इसलिए आई थिंक जो बंदा एक बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, या फिर उसको खुद भी बिजनेस नहीं करना है, उसको बस जानने की बिजनेसेस होते कैसे, उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है और कोडिंग से कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, तो वो बिजनेस एनालिस्ट डेफिनेटली बन सकता है। हाँ, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है और बिना रिस्क लिए अगर उसको ये वाली अपनी स्किल यूज करनी है, तो ये फिर बेस्ट बेस्ट रोल है ऑप्शन या एक होगा, बेस्ट हाँ, करियर वन ऑफ द ऑप्शन है बेस्ट उसके ऑप्शन लिए। है टू बिल्कुल। बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। ओके, ठीक है, परफेक्ट। और कुछ लगता है कि आपको ऐड ऑन करना चाहिए इसमें? यार अब अगर हम बिजनेस एनालिस्ट जॉब की बात करें तो मैं बस एक चीज लोगों को वार्न करूंगा, बिजनेस एनालिस्ट को ना बहुत मिसयूज, इस टाइटल को बहुत मिसयूज भी किया जाता है। तो बहुत कंपनीज है जो अपनी सेल्स जॉब को एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर बिजनेस कंसल्टेंट बोल के बेच देती है। तो आई थिंक बायजू ऐसा कर रहा था, तो वो बिजनेस कंसल्टेंट बोल के लोगों को सेल्स की जॉब पे बैठा देता था कि आपको अपना हमारा कोर्स बेचना है, ठीक है, वो बच्चों को कोर्स बेचना है, जो भी है। ऐसे और भी कुछ कंपनीज है। तो आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए। क्या है जॉब का डिस्क्रिप्शन, सेल्स जॉब ना हो, क्योंकि बहुत लोग सेल्स जॉब बिजनेस एनालिस्ट बोल के सेल्स जॉब में डाल देते हैं। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कि अच्छी कंपनीज के साथ काम करो, मैकिन्जी, बेन, बीसीजी, ये टॉप कंपनीज हो गई कंसल्टिंग की। उसके बाद हो गई आपकी बिग फोर हो गई है, जो भी 3-4 कंपनीज है वो। उसके बाद जेडएस एसोसिएट्स हो गई है, और भी बहुत अच्छे 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 स्टार्टअप्स है, एटी करनी करके भी है। तो वो तो खैर बड़ी कंपनी है। तो मतलब अच्छी कंपनी में काम करोगे एज अ बिजनेस एनालिस्ट तो आपको काम भी अच्छा मिलेगा। बट अगर आप छोटी मोटी कंपनी में आपने प्रॉपरली जॉब प्रोफाइल नहीं पढ़ी है तो सेल्स की जॉब मत कर लेना, तो उस चीज़ से भी थोड़ा बच के रहना। ठीक है। और कितनी मार्केट है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, अगर हम देखें तो? बिजनेस एनालिस्ट की तो सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आउट ऑफ मतलब जिसकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो मेरे जब बहुत, तक बिजनेस है तब तक हाँ रहेगी। एग्जैक्टली जब तक बिजनेसेस है तब तक रिक्वायरमेंट तो रहेगी, ठीक है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एआई ने रिप्लेस कर दिया है या फिर जॉब्स कम हो गए, इनफैक्ट जॉब्स इंक्रीज ही हो रही है। और सबसे मेन चीज़ है कि जब कोविड में सब लोग फायर हो रहे थे, तब कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज है, वो बिजनेस एनालिस्ट के लिए हायर कर रही थी, क्योंकि उनको तब बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो दे वांटेड मोर पीपल। तो जितने जब तक बिजनेसेस रहेंगे, जब तक हमारी जैसे इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे, कुछ रिसेंट ईयर में बिजनेस एनालिस्ट की जो जॉब है वो इंक्रीज भी हुई है बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में, काफ़ी कंपनीज बन रही है, तो दे आर एक्टिवली हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट एज वेल। और सिर्फ इंडिया में ही वो नहीं है, बट अब्रॉड में भी काफ़ी कंपनीज बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट के लिए हायर कर रही है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, स्पेशली अभी कुछ रिसेंट ईयर में तो और ज़्यादा इंक्रीज हुई है। कोई अगर चाहे तो वो अब्रॉड भी शिफ्ट हो सकता है इस करियर के थ्रू, हाँ हाँ फॉर श्योर, अगर मतलब जाना मैं, चाहे, मेरे है ना? काफ़ी सारे दोस्त हैं, कुछ कनाडा, यूएसए, एक अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्त से मिल के आया था, वो दुबई में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा है। तो डेफिनेटली यार अब्रॉड भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बस अब्रॉड का क्या है कि एज अ फ्रेशर बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल हो जाता है एज अ फ्रेशर अगर आप अब्रॉड जॉब ढूंढ रहे हो। यूजुअली वो 2 से 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो मांगते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको अब्रॉड जाने में इंटरेस्ट है तो आप 2-3 साल इंडिया में काम कर लो, वहाँ पर ट्राई करो इम्प्रूव करने की अपनी स्किल्स को। और मतलब फॉरेन में इट्स ऑल स्किल बेस्ड। जैसे मेरे जितने भी दोस्त लगे हैं वो बहुत ही कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे, बहुत ही नीश प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे, तब उनको बाहर जॉब आराम से मिल गई। तो 2-3 साल आप काम कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, वर्क एक्स ले सकते हो इंडिया से, एंड फिर आप शिफ्ट कर सकते हो अब्रॉड। ओके, यहाँ से ना एक ऐसे क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि जैसे अगर कोई बिग फोर में काम कर रहा है या किसी भी अदर कंपनी में काम कर रहा है, तो हम लिंक्डइन के थ्रू कैसे उनसे रेफरेंस मांग सकते हैं कि हमें आपकी कंपनी में अप्लाई करना है? क्योंकि क्या होता है, हम अप्लाई तो कर देते हैं बट हमें कॉल नहीं आता वहाँ से। जो मेन प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, एक तो रेज्यूमे की प्रॉब्लम है कि वो अच्छा रेज्यूमे नहीं बनाते हैं, तो उनको फिर कॉल ही नहीं आती है। तो एक दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लिंक्डइन पे या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को अगर अप्रोच करें, तो वो अप्रोच करने का मतलब बेस्ट तरीका क्या होता है, या किस तरह से अप्रोच करना चाहिए कि ज़्यादा पुशी भी ना लगे एकदम,
और सही तरीके से हम अपनी बात भी कह पाए वहाँ पे। राइट राइट, इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस हम एनालिस्ट क्लब में भी देते हैं और आपको बता देता हूँ। तो सबसे मेन चीज़ है आप अप्रोच किसको कर रहे हो। आप सीधा सीईओ को मैसेज करोगे तो वो तो रिप्लाई नहीं करेगा। आप सीईओ को बोलोगे मेरे को रेफरल दे दो, तो वो भाई क्यों ही देगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज अप्रोचिंग द राइट पर्सन। तो आप जब जाते हो लिंक्डइन पर तो आप पे कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो, वहाँ पे पीपल का टैग होता है तो पता चल जाता है कौन कौन कंपनी में किस किस पोजीशन पर है अगर उन्होंने डाला है। तो आप चाहे तो एचआर को अप्रोच करो या फिर आप ऐसे बंदे को अप्रोच करो जो बहुत फ्रेशर भी नहीं है, क्योंकि फ्रेशर से भी इशू होता है, उनको भी आप रेफरल के लिए बोलो, शायद ना अच्छा रेफरल दे पाए, या फिर बहुत सीनियर लेवल पे भी ना हो, समवेयर इन द मिडिल। ठीक है, जैसे मैनेजर हो गया, एसोसिएट हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया, उनको आप कांटेक्ट करो। सबसे पहले लोगों को ढूंढो, टारगेट ढूंढो अपना, कहाँ किसको आपको अप्रोच करना है। सेकंड चीज़ है कि आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं, बहुत लोग जैसे मेरे को भी बोलते हैं, मेरे को भी डीएम्स आते हैं कि आई वॉन्ट रेफरल, ऐसे आप लिखोगे तो कोई रेफरल नहीं देगा। आपको देखना पड़ेगा कि उनकी कंपनी हायर कर भी रही है या फिर नहीं कर रही। ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा, हर जॉब के लिए एक जॉब आईडी होती है। तो कोई भी कंपनी हायर करेगी ना, तो वो 3 4 5 नंबर अलग अलग कंपनी में अलग अलग होता है, तो एक जॉब आईडी होती है, वो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि हे माय नेम इज ऋतिक मिलावत, आई एम फ्रॉम द सेम कॉलेज। बेसिकली अगर आप उनको कांटेक्ट करोगे जो आपके कॉलेज एल्यूमिनाइज है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो आपको रेफरल दे दे कि हाय माय नेम इज ऋतिक, आई एम वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज दिस ब्रांच एंड आई एम लुकिंग फॉर अ रेफरल इन योर कंपनी विद जॉब आईडी दिस। ठीक है, तो ऐसे एक प्रॉपर करके आपको लिखना पड़ेगा सेंटेंस, और अपनी जॉब रेज्यूमे, अपना रेज्यूमे अटैच करना पड़ेगा। तो सेकंड चीज़ है कि ये फर्स्ट चीज़ है अप्रोच द राइट पर्सन। सेकंड चीज़ है कि राइट अ गुड मैसेज, सीधे ये मत लिखो कि आई वांट अ रेफरल। और थर्ड चीज़ है आपको अपना रेज्यूमे अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आप 100 लोगों को रेफरल के लिए बोल दो, कहीं से भी रिप्लाई नहीं आएगा। तो इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा था, एनालिस्ट क्लब में बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग रेज्यूमे फीडबैक्स वगैरह देते हैं। तो जो हम टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, बहुत लोगों को सिर्फ टेम्पलेट चेंज करने से ही रेफरल्स मिलने लग गए। पहले तो मतलब उनको रिप्लाई भी नहीं आ रहे थे, बट एटलीस्ट रिप्लाईज आने लग गए टेम्पलेट चेंज करने से, और द वे यू राइट योर जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेज्यूमे बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाओ उस जॉब के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच ऋतिक। मुझे मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना होता या अगर मैं उस पॉइंट पे होती कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, तो मुझे तो बिल्कुल कंप्लीट एकदम सही रोड मैप दिख गया है कि हाँ इस तरह से मुझे स्टेप करना है। पहले बिजनेस एक्यूमेन के बारे में पढ़ना है, देन टूल सीखने हैं हमें, उसके बाद में फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे और अच्छा काम करना है। एंड देन इनिशियली आप स्टार्टअप्स में या जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है वहाँ पे एक्सपीरियंस लेके देन आप फर्दर एमएनसी में स्विच कर सकते हो, और इवन अगर अब्रॉड जाना चाहते हो तो आप अब्रॉड भी जा सकते हो विद राइट एक्सपीरियंस। और अगर अपनी फर्म स्टार्ट करनी है तो वहाँ पहले आप एक्सपीरियंस ले सकते हो 5 से 10 साल का, देन आप चाहो तो अपनी कंसल्टिंग फर्म या इस तरह से कुछ भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। राइट राइट। ठीक है, ओके। बाकी जो भी रिसोर्सेज के बारे में हमने बात करी है वो ऋतिक मुझे लिंक्स दे देंगे और अब वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच ऋतिक अपना टाइम देने के लिए। आई होप काफ़ी लोगों की हेल्प होगी, और एक हो सकता है कि कोई सोच रहा हो इस करियर के बारे में और उसको ये वीडियो मिल जाए और वो फिर उसकी जॉब ही लग जाए, राइट राइट राइट। है ना? तो थैंक ठीक यू है, सो स्वाति फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट, और काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आपकी ऑडियंस को भी कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू।